लेना मैंडेटरी है DICGC के तहत, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत है। उसके बाद लोकल एरिया बैंक को भी लेना मैंडेटरी है। फॉरेन बैंक्स विथ ब्रांच इन इंडिया, इनको लेना मैंडेटरी है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक को जो है कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ लोगों के साथ मैंडेटरी नहीं है। तो एक चीज समझें कि जिस बैंक को ही मैंडेटरी नहीं होगा लेने के लिए, उस बैंक को क्या होगा कि उसके कस्टमर को क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, बैंक जब दिवालिया हो जाएगी तो 5 लाख रुपया मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, सर। क्योंकि उसके बैंक ने कोई नहीं। इंश्योरेंस खुद ही नहीं खरीदा है। ठीक है, तो किनको किनको नहीं लेना है, तो डिपॉजिट मतलब बैंक को तो सारे को लेना है। ठीक है, बैंक दो प्रकार के होते हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। वो उसका बात क्या था फिर, मतलब कि एक बैंकिंग कंपनी होती है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। वो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में उसको। ठीक है, तो जो बैंकिंग कंपनी होती है उनको तो लेना रहता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ये नहीं लेना रहता है। किनको किनको नहीं लेना रहता है, जल्दी से देख लेते हैं। तो डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट भी होता है कई बार, उसके लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, उनको कोई जो है कि ये क्या कहते हैं इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। डिपॉजिट ऑफ द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये हम लोग देखेंगे अभी लैंड डेवलपमेंट बैंक वगैरह क्या होता है। तो इनको जो है कि किसी भी तरीके का डिपॉजिट लेने की आवश्यकता नहीं होता है। उसके बाद मैंने शायद ये कमर्शियल बैंक वगैरह भी पढ़ा दिया था आपको, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी बता दिया था आपको। सर केवल केवल सर हल्का बताए थे, हल्का केवल ये इंट्रोडक्ट कराए थे, जिसपे कि जो हमने जो है ये भी भैया था सर कि ये कॉमर्शियल बैंक और अच्छा जो है यस अच्छा। सर। क्या है, बस देखो हल्का ही हुआ था, बोले थे अगले क्लास में कॉमर्शियल बता कॉमर्शियल देंगे। बैंक, हाँ ठीक है, आते हैं उसमें। देखो कॉमर्शियल बैंक में क्या है कि जो आरबीआई के शेड्यूल सेकंड में जिसका नाम है वो क्या कहलाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाएगा। और जिसका नाम नहीं है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगा। इससे ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाने का इसके ऊपर। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यस। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा वो उसको मान के चलो कि वो बड़ा टाइप का बैंक होगा, क्योंकि उसमें प्राइमरी फैक्टर क्या होता है शेड्यूल कमर्शियल होने का, कि उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का होगा, और उसके पास जो है कि मेंटेन और ऑपरेशन चलाने के लिए जो है कि अच्छा खासा अनुभव रहेगा उस बैंक को, और वो जो है कि प्रायोरिटाइज करेगा वेलफेयर ऑफ डिपॉजिटर्स। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक काम करेगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे ही बोले, आप दिमाग में बड़े बैंकों को, बैंकों का चेहरा लाएं, जो कि क्या कहते हैं इस तरीके का काम करता है कि उनके पास पेडअप कैपिटल अच्छा होगा। ये तो 1934 का एक्ट है, इसलिए 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, अदरवाइज अभी रहता तो 5 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास कुछ लिखा हुआ रहता उसमें। ठीक है, मिनिमम यस सर। पेडअप कैपिटल 50 करोड़ रुपया का देता है, या 25 करोड़ कुछ रहता है ऐसा। ठीक है, तो बड़ा ही बैंक होगा। सबसे पहली बात कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर जो भी बैंक होगा वो बड़ा टाइप का बैंक होगा, और उसको क्या करना होगा, ऑपरेशन को मेंटेन करने का उसका एक्सपीरियंस रहेगा अपना, और उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, वेलफेयर ऑफ डिपॉजिटर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे PL प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो लागू होता है वो सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ऊपर ही लागू होता है। वो कैसे लागू होता है, क्या होता है, थोड़ा सा समझाते हैं। तो एक लाइन को याद रखेंगे आपको कि ये वेलफेयर ऑफ डिपॉजिटर्स जो है, ये इसका बड़ा काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बैंक रेजिलियंस रहेगा। रेजिलियंस रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में कुछ कम बेसी पैसा आया तो बैंक के पास अब पेडअप कैपिटल खुद का ही नहीं बचा हुआ है, बैंक दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गया है। आप 10 लोग बैंक में पहुंच गया, मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, पता चला उसका बैंक का पैसे खत्म हो गया है। वैसा नहीं। रेजिलियंस मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत इधर उधर को सह सके। होता है ना कि रेजिलियंस मतलब, रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए तो उन चीजों को सह सके, उसी को बोलते हैं रेजिलियंट। तो बैंक को क्या होना पड़ेगा, रेजिलियंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब बताते हैं कि PLI सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। क्योंकि बैंक क्या करते थे, ये ऐसे पढ़ने के लिए भी आएगा डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक का चर्चा आया है, इसलिए बता देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार सरकार जब नोटिस जारी करती है ना, तो सरकार अपने नोटिस में लिखती है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, कौन सा बैंक इसको लागू करेगा, तो उसके नोटिस में पढ़ना, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक लागू करेंगे। क्यों शेड्यूल कमर्शियल बैंक लागू करेंगे, एक तो वो बड़े बैंक हैं, दूसरा क्या है कि उनका मोटो क्या है कि डिपॉजिटर्स का वेलफेयर करना है। ठीक है, तो सरकार उनसे कई कई तरीके के क्या कहते हैं वेलफेयर स्कीम भी कई बार लागू करवा देती है। कई बार मान लो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम आएगा बैंक चलाने में, या पैसे की कोई दिक्कत होगी, तो सरकार उसको मदद भी कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके के अच्छे खासे बड़े बड़े बैंक को क्या बोला जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के तहत बोला जाता है। PLI में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग होता है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि बैंक चाहते क्या थे कि सारा ब्रांच अपना कहाँ खोलें, शहर में खोलें।
तो शहर में अगर वो बैंक ब्रांच अपना खोलेगा तो गांव में कौन खोलेगा? क्योंकि आपको obvious सी बात है कि बैंक जो शहर में रहेगा वो फायदे में रहेगा, उसके पास ज्यादा डिपॉजिट आएगा। गांव में 500 रुपये 1000 रुपये लोग डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं। खाता धारकों की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन खाते में पैसा तो कुछ रहता नहीं है किसी का। तो कौन खोलेगा? तो फिर भारत सरकार ने बोला कि नहीं, 40% बैंक का ब्रांच आपको ग्रामीण क्षेत्र में मैंडेटरी खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद मर्जी आप जहां खोल लो। तो प्रायोरिटी सेक्टर बनाया सरकार ने। तो वो किनको नोटिस दिया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक को दे दिया नोटिस कि आप लोग जाइए, जाकर के गांव में कम से कम 40% बैंकिंग का ब्रांच क्या होना चाहिए? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसी तरीके से काम करती है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में कि पेड अप कैपिटल इसका कितना होगा, 5 लाख रुपए, और ये क्या करेगा? डिपोजिटर्स का वेलफेयर का काम करेगा। ठीक है, और जो कि आरबीआई के शेड्यूल में नहीं, सेकंड शेड्यूल में जिस बैंक का लिस्ट का नाम नहीं है, वो सारे के सारे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाएंगे। ठीक है, सर एक है सर, पोस्ट जो इंश्योर्ड सम जो है वो दिया है, ये वही हम खोज रहे थे, उसमें दिया क्या क्या? 3 लाख रुपए तक का। पोस्ट ऑफिस में 3 लाख तक का सर है हाँ, आते हैं जो उस पर, इंश्योर्ड। आते हैं उस पर। अभी बहुत तरीके के बैंक जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता यस सर। चलेगा कि वो किस कैटेगरी के बैंक आते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक उसको बोला जाता है। ठीक है, यस यस सर। हाँ, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अलग तरह टाइप का काम करता है। कैसे कैसे काम करता है, किसको डिपॉजिट लेने का अधिकार है, किसको नहीं है, अभी जब अरे बहुत तरीके का बैंक पढ़ेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा उसको। तो एक तो ये हो गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब बैंकों के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कमर्शियल और नॉन शेड्यूल कमर्शियल को आप गोली मार दीजिए, खत्म कहानी हो गया उसका। अब जो प्रकार पढ़ेंगे बैंकों का, वो किस हिसाब से पढ़ेंगे कि बैंक कैसे कैसे कस्टमर को पकड़ता है, मतलब कि उसका कस्टमर कौन है। जैसे कि मान लो हाउसिंग फाइनेंस बैंक रहेगा, वो क्या करेगा? हाउस वाले एरिया के कस्टमर को हाउस फाइनेंस करेगा। ठीक है, हाँ जैसे कि मान लो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जिसको एक्जिम बैंक बोलते हैं, वो क्या करेगा? उसका आयात काम निर्यात होगा कि आयात निर्यात वाले चीजों को देखना, और किनको लोन देगा? वो आयात निर्यात वाले सेक्टर को लोन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई तरीके के अलग अलग बैंक भी बनाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करना। तो कुछ याद करना है कि एक तो है कि रीजनल रूरल बैंक, जिसको आरआरबी बोलते हैं। आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। किन से कमेटी के हिसाब से? नरसिंघम। नरसिम्हम कमेटी के नरसिम्हम। रिपोर्ट के हिसाब से जो है कि 1975 में रीजनल रूरल बैंक का जो है कि क्या कहते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देखिए, रीजनल रूरल बैंक पूरी तरीके से भारत सरकार का या किसी का बैंक नहीं होता। इसके अंदर पैसे अलग अलग लोगों का लगा हुआ रहता है, मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रहते हैं। ऑनरशिप जो रहता है 50% ऑनरशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रहता है। ये आपको याद करना है, पूछ लिया जाता है बैंकिंग के एग्जाम में, तो खास करके ये सब पूछा जाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपको। तो 50% क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें योगदान रहेगा, मतलब पैसा रहेगा, ऑनरशिप रहेगा। 35% पैसा किसका रहेगा? तो स्पॉन्सर बैंक का रहेगा। और 15% पैसा किसका रहेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपने ये समझ लिया कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का पैसा, 15% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, यानी कि नीतीश कुमार जी का पैसा। तो ये 35% स्पॉन्सर कौन है? जो पब्लिक जो लगाएंगे, जो चालू कर रहे हैं, या जो इसमें जो लगा रहे हैं जिसके पैसा, अंडर में ये बैंक आते हैं। इन्वेस्टमेंट या नहीं, इन्वेस्टमेंट हाँ जो सर। करेंगे इसमें MD सर। इन्वेस्टर्स का। 35% बाय द स्पॉन्सर बैंक। लाइन को पढ़ो ठीक से। अच्छा, सॉरी सर, हाँ, बैंक जो स्पॉन्सर करेंगे उसको, जो बैंक स्पॉन्सर से किया है बैंक को। कौन किया है? बैंक ही किया बड़े। देखो, ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल रूरल बैंक होता है, उसमें क्या होता है कि एक स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक दो कारणों से होता है। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं, इसके पास डिपॉजिट कम रहता है, और ये रीजनल रूरल बैंक खोला ही गया है ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के लिए। तो इसके पास बैंकिंग ऑपरेशन चलाने का एक तो बहुत बड़ा अनुभव नहीं होता है। तो एक तो इनको चाहिए होता है क्या? गार्जियनशिप, कि बैंकिंग को चलाने का एक अनुभव हो जाए इनके पास। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए कि इनको जैसे क्रेडिट कार्ड इशू करना है, डेबिट कार्ड इशू करना है, तो हर फंक्शन के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सब चीज एटीएम लगा सके, सब चीज कर सके। तो आप देखेंगे जब रीजनल रूरल बैंक का किसी, मतलब दक्षिण बिहार ग्रामीण क्षेत्र, बिहार में दो है, एक उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। जब आप उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का देखेंगे तो हो सकता है उस बैंक के जो क्या कहते हैं एटीएम कार्ड है, उसके ऊपर एक तरफ तो लिखा हो उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक,
और दूसरे तरफ उसी एटीएम कार्ड पे लिखा हो कि एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि एक बड़ा बैंक के अंदर उसके गार्जियनशिप के अंदर, उसके जो है कि रेगुलेशनशिप के अंदर वो काम भी करता है, और उस बैंक का पैसा भी उस रीजनल रूरल बैंक में लगा हुआ रहता है। ठीक है। सर जैसे एक बैंक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हाँ उसका आईएफएससी कोड है PUNB, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से हाँ रिलेटेड है। हाँ हाँ उसका प्रयोजक हम पंजाब नेशनल बैंक को मानेंगे, यही ना? हाँ, उसका स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक है, बिल्कुल। मतलब उसके सर जैसे गार्जियन कौन हो, गार्जियन बैंक उनका कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। सर जैसे सर यहाँ पे झारखंड ग्रामीण बैंक लिखा है सर, हाँ उसके नीचे लिखा है उपक्रम SBI। हाँ मतलब वो SBI के अंतर्गत तो वो आ रहा है बैंक सर, इसके मतलब। हाँ, वो एसबीआई के अंदर है, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, तो एसबीआई है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। चलिए अब यस देखते सर। हैं कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स को, ये समझ में क्लियर हो गया, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के हिसाब से ये बना था। यस सर, एक सवाल इसमें ये जल्दी है जल्दी कि पूछो, पढ़ाना भी है। हाँ सॉरी सर, इन हाँ बैंकों का जो है, इन बैंकों का भी जो है गवर्निंग बॉडी जो है वो आरबीआई ही होता है ना? हाँ, आरबीआई ही होता है गवर्निंग बॉडी। कोऑपरेटिव यही बैंक का भी सर। गवर्निंग बॉडी आरबीआई ही हो गया, अभी जस्ट पढ़ाएंगे। यस सर। जो आरआरबी था, रीजनल रूरल बैंक था, इसका तो पूरे जीवन भर आरबीआई ही गवर्निंग बॉडी था। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का हाँ, गवर्निंग बॉडी आरबीआई नहीं था, लेकिन पिछले बजट में ऐसा कर दिया गया है कि अब आरबीआई ही इसका 2020 से ये रूल पास करने के बाद आरबीआई ही हो गया है गवर्निंग बॉडी। यस सर, और वही बहुत सर। जरूरी है कि आरबीआई उसका गवर्निंग बॉडी रहे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब मान लीजिए कि किसी बैंक, कोई बैंक लूटने के कगार पे चला जाता है, दिवालिया होने के कगार पे चला जाता है, तो आरबीआई का क्या करता है, आरबीआई इसके ऊपर सख्त एक्शन लेता है कि आप अपना नया ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, आप एसी का बिल नहीं भर पा रहे हैं तो एसी बंद कीजिए। ठीक है, इस तरीके से कई सारे उसके ऊपर बाउंडेशन लगाए जाते हैं ना। यस सर। तो ये आरबीआई गवर्निंग बॉडी है, वो उन बैंकों का क्या स्वास्थ्य है, कितने पैसे हैं उसके पास, कितने पैसे नहीं है, ये सब ध्यान रखने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो है कि किसके तहत बना था, तो ये बनाया गया था, देखिए जो आरबीआई एक्ट, जो आरआरबी बना है वो आरआरबी एक्ट 1976 के हिसाब से बना है। लेकिन क्या कहते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स बना है, ये कोऑपरेटिव बैंक किसके बना हुआ है, तहत बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत बना हुआ है। सर। तो चार तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे। एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये जो है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ऑपरेट करता है, और ये लोन प्रोवाइड करता है, और क्या कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को, और क्या कहते हैं एफिलिएटेड प्राइमरी सेक्टर को ये लोन प्रोवाइड करता है, या डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है कि ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इसका ब्रांच जो है कि डिस्ट्रिक्ट हर जगह आपको मिल जाएगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है कि ये सर्व किसको करता है, तो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया को फोकस करता है, और ये फोकस रहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस के ऊपर जो है कि इसका ध्यान रहता है। उसका लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है। एक लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है कि ये प्राइमरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए काम करता है, फार्मर्स का नीड जो है कि ये पूरा करने का काम करता है, और क्रेडिट किसके लिए प्रोवाइड करता है, लैंड वगैरह के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है कि अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान रखना, इसके नाम के ऊपर ही सब चीज लिखा हुआ है कि किस टाइप के कस्टमर को सर्व करने के लिए कौन सा कोऑपरेटिव बनाया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोऑपरेटिव बैंक का पूरा गवर्निंग बॉडी जो है कि आरबीआई नहीं था, लेकिन 2020 से जो है कि कोऑपरेटिव बैंक का गवर्निंग बॉडी आरबीआई हो गया है। कैसे हो गया उसकी चीज को समझेंगे, यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में, आप इसको देख सकते भी हैं। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, जो ये क्या कहते हैं, एक रूल आया था आफ्टर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद पास किया गया था, और इसमें क्या किया गया था कि ऑल पावर्स वेर ट्रांसफर टू आरबीआई फ्रॉम रजिस्ट्रार्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। होता क्या था, अभी भी बीपीएससी से भी सिलेक्शन होता है रजिस्ट्रार टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हुआ करते थे, इसके पास कोऑपरेटिव बैंक का बहुत पावर रहता था। ये मालिक है, यही है दाता, यही है विधाता, इस टाइप का मामला होता था। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में तो बहुत घपला होते रहता था। आरबीआई ने क्या किया है कि लगभग सारा पावर इनसे ले लिया है। इवन सम पावर लेफ्ट विद द रजिस्ट्रार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इवन सम पावर लेफ्ट आर लेफ्ट विद द रजिस्ट्रार बट आरबीआई पावर विल ओवरराइड देम। अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई का गाइडलाइन जो है कि इस रजिस्ट्रार के पावर को ओवरराइड कर देगा। तो अब किसी भी तरीके का कोई भी बैंकिंग फंक्शन विदाउट आरबीआई के इंस्पेक्शन पे भारत में नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ में आया ये मुद्दा?
अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो छोटे छोटे बैंक होंगे उसका पेड अप कैपिटल कम रहेगा, तो इसका जो एक यस सर पेड अप कैपिटल कितना है, मात्र 1 लाख रुपये है। समझ रहे हैं, जो शेड्यूल बैंक था उसका यस सर पेड अप कैपिटल 5 लाख था, इसका पेड अप 5 कैपिटल लाख कितना है, 1 लाख रुपये है 1 लाख मात्र। 1 लाख सारे के सारे बैंक किससे रेगुलेट होते हैं, तो एक तो आरबीआई के तहत रेगुलेट होता है, और किस रेगुलेशन एक्ट से रेगुलेट होते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ये 1949 रेगुलेट होते हैं। ठीक है, और भी बैंकों के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिएटेड बैंक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल बैंक लाया गया था, खास करके नचिकेत मोर कमेटी जब बनी थी, ये काफी नामी ग्रामीण आदमी है नचिकेत मोर साहब, इनके बारे में जानना है तो ये 2013 में नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, और इन्होंने जो है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जिक्र किया था। क्या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जानते हैं? वोडाफोन मनी, स्मॉल एयरटेल मनी, ये सब सुना था कभी? हाँ सर हाँ, एयरटेल मनी तो मतलब ये छोटा छोटा बैंक हो गया सर इसमें पैसा हाँ, तो ये जो बनाया गया है ये उषा थोराट कमेटी के हिसाब से बनाया गया है, उसको पेमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है, छोटे छोटे बैंक जिसको कि माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि छोटे छोटे सूक्ष्म उद्यमियों को कुछ कुछ रुपया दे दिया, कुछ पैसा दे दिया। ठीक है, तो ऐसा काम कौन करता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला करता है। तो वो सारे एनबीएफसी, एक होता है बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी बताते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग क्या होता है। एक मिनट ऐसा करते हैं कि पहले इसको बता ही देते हैं, क्योंकि बार बार अब इसका जिक्र होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है एनबीएफसी और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर। ज्यादा अंतर नहीं है, लिखने के लिए बहुत बातें हैं, समझने के लिए कुछ बातें पहले समझा देते हैं। जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है उसके बारे में सीधा सीधा जान दिए, जैसे कि एचडीएफसी है, ये एक बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक है ये। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हाउसिंग बैंक है कोई, ठीक है, उसमें आप अगर खाता खुलवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ खाता वोता खुलता नहीं है आपका। ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट वगैरह नहीं रखता है कि सर मेरा 500 रुपया जमा कर लीजिए, मेरा 1000 रुपया जमा कर लीजिए, मेरा 1 लाख रुपया जमा कर लीजिए, वो ऐसे जमा नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस नाम सुने, यस सर वो क्या करता है, फाइनेंस केवल करेगा वो सिर्फ वो जो फाइनेंस करता है, सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाते सिर्फ हैं ये लोग। लोन प्रोवाइड करता है। आप जाते हैं मुथूट फाइनेंस में, ऐसा होता है कि आप खाता खुलवा लें, मेरा 500 रुपया रख लीजिए, नहीं, नहीं होता है ना। नहीं हाँ, तो वही सिर्फ जो लोन प्रोवाइड। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो बैंकिंग के कारोबार होते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, लेन देन वाला काम नहीं, लेन मतलब देन वाला काम नहीं होगा। हाँ, लोन दे देगा, ये सब कर देगा, सब चीज करेगा, लेकिन खाता नहीं लेकिन खुलेगा आपका। ठीक है, तो यस मोटा मोटे अंतर समझ में आ गया। यस सर हाँ, अब डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिए जो लिखा हुआ रहता है किताबों में। पहला लाइन पढ़ी एनबीएफसी वाले में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू पीपुल विदाउट होल्डिंग बैंक लाइसेंस। इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास कोई बैंक लाइसेंस नहीं रहता है। बैंक लाइसेंस नहीं रहने का मतलब क्या है कि उनको जब कोई बैंक खुलता है तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग कंपनी का, तो इनको जो है कि उस टाइप का कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये रेगुलेट अलग एक्ट के तहत होता है। ये रेगुलेट किसके तहत होता है, तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत जो है कि ये रेगुलेट होता है। ये क्या करता है कि कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की मैंने बात की थी, वो डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 100%, इस तरीके के बैंकों में क्या है कि 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। अब थोड़ा सा बैंकिंग को देख लेते हैं। बैंक क्या करता है, इधर देखिए, इट इज ए गवर्नमेंट ऑथराइज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक। ये क्या करेगा, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब कि आपका करेंट अकाउंट भी खोलेगा, सेविंग अकाउंट भी खोलेगा। रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मैंने बताया ना कि हर बैंक रेगुलेट किससे होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही रेगुलेट होता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, तो ये क्या कर सकता है कि डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसमें देखिए कि उसमें क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 100% था एनबीएफसी में, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 74% फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की गुंजाइश नहीं है, आप नहीं ले सकते फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों, कई बार डूब गया, फॉरेनर पैसा लेके भाग गया, तो लोगों का पैसा कहाँ जाएगा, जनता का पैसा लगा हुआ है ना बैंकों में, इसलिए अलाउ नहीं होता है। ये इसको क्या करना होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो, इसको रिजर्व रेशियो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है नॉन बैंकिंग वाले को। यहाँ पे पढ़िए, पांचवा या छठा पॉइंट है ये, मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो नॉट रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड नहीं है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। लेकिन ऐसा होगा क्या बैंकिंग के साथ? नहीं, बैंकिंग को क्या करना होगा, मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिजर्व रेशियो? जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया आ गया, 1 करोड़ रुपये में क्या करेंगे कि सब अंबानी को 1 करोड़ का 1 करोड़ लोन दे देंगे? आप दे सकते हैं? 1 करोड़ रुपया आया तो 1 करोड़ का 1 करोड़ लोन नहीं 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 दे सर। सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, 1 करोड़ का 1 करोड़ लोन नहीं देंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, अगला क्लास लगवाना है इसलिए स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, बाद बाकी अभी हम यही हैं, ये समझा देंगे पूरा इसको। तो क्या क्या होगा बताओ? उसका कुछ परसेंट जमा रखते हैं, हाँ, कुछ परसेंट बैंकों में जमा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी अगर डूबता है या तो फिर कुछ ऐसा न्यूज आता है कि डूब रहा है बैंक, बैंक दिवालिया हो गया। हाँ, नहीं, बैंक दिवालिया नहीं, उसको बैंक रन बोला जाता है। बैंक रन मतलब क्या ओ, कि अचानक से कस्टमर आ गया कि मेरा पैसा दो भाई, मेरा पैसा दो, तो किसको कहाँ से पैसा दोगे? ओ, तो मान लो 1 लाख 1 करोड़ का 1 करोड़ अगर तुम लोन में लगा दिए तो अम्बानी साहब से तुरंत मांगने तो नहीं जाओगे कि आपको कल लोन में पैसा नहीं दिए, सर। हमको दीजिए। तो क्या करोगे? नहीं क्या सर। अपने बैंक में 20 करोड़ रुपया कम से कम रखोगे ना कैश, यस सर। कि कोई मांगने आए तो हम उसको दे सकें? तो उसी को बोला जाता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो 2 तरीके का होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है क्या कहते हैं, एक सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है एसएलआर स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है वो, ठीक है। तो ये 2 तरीके के रिजर्व रेशियो होते हैं। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि पूरी तरीके से जो रिजर्व रखना पड़ता है वो कैश को ही रखना पड़ता है, जबकि एसएलआर जो होता है स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर क्या होता है कि पूरी तरीके से कैश नहीं रखना पड़ता है। उसमें नियम रहता है, कुछ गोल्ड रख लीजिए, कुछ जो है कि गवर्नमेंट का क्या कहते हैं बॉन्ड्स वगैरह रख लीजिए, कुछ फॉरेन बॉन्ड्स रख लीजिए, जो सरकार उसमें लिख के देती है, सिर्फ वही रखा जाता है, ठीक है। तो ये रिजर्व रेशियो क्या होता है ये समझ गए, क्योंकि ये बार बार यूज होगा अभी, यस सर। ठीक है। तो ये रिजर्व रेशियो इनको रखना क्या होता है, आवश्यक रहता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि एनबीएफसी डज नॉट क्रिएट क्रेडिट्स, ठीक है। ये सॉरी, क्रेडिट कार्ड वगैरह क्या करता है, एनबीएफसी दे सकेगा क्या बांट के? नहीं सर, ऐसी नहीं देगा। फाइनेंशियल बैंकिंग थोड़ी देगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक जो है कि नहीं देगा। ट्रांजेक्शन सर्विस मिलेगा एनबीएफसी में आपको नहीं सर, कि मेरे भैया को भेज दीजिए 1 लाख रुपया? नहीं सर, सिर्फ फाइनेंस करेगा वो तो सिर्फ हाँ, तो ये ट्रांजेक्शनल सर्विस जो है फाइनेंस कि ये नहीं देगा। लेकिन बैंक में जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं ये सब की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा और क्रेडिट कार्ड टोटल सारे चीज फैसिलिटी मिलेंगे। उसके बाद डिपॉजिट डेबिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगा। चेकबुक वगैरह। प्लस में उसमें फाइनेंशियल भी तो रहेगा, फाइनेंस भी तो करेगा वो बैंकिंग सिस्टम। वो फाइनेंस भी करेगा। हाँ, एक सवाल है सर, हाँ अगर पूछो पूछना पूछो, जो है। सवाल पूछना है पूछो सर जब तक। सवाल मेरा बस हाँ पूछो पूछो। सवाल मेरा सर बस इतना है कि क्या एनबीएफसी जो है सर, वो जो है ये सिक्योरिटी भी जो है वो रख सकते हैं क्या? जब वो अगर कोई फाइनेंस करें तो क्या वो सिक्योरिटी भी रख उनके पास पावर आप लोग होती है सिक्योरिटी थोड़ा रखने सा की? इंतजार करेंगे, सेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है कि आप लोगों से बात की जैसे जाएगी। बैंकों से अगर हम कुछ लेते हैं तो वो उसके बदले में जो है कोलेटरल वगैरह जो है रखते हैं, किसमें क्या ये भी रखते हैं बैंकों किसमें से अगर लोन लेते बैंकों में? हाँ, तो लोन? एनबीएफसी में नहीं रखोगे कोलेटरल क्या? जैसे वही पूछना था एनबीएफसी में भी कोलेटरल रखना पड़ेगा। सर। इनका एक लिमिट भी होता होगा कि इस लिमिट से ज्यादा वो जो है नहीं दे सकते हैं? किसमें? मतलब ये जो एनबीएफसी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा लोन दे नहीं एनबीएफसी सकते बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, उसके पास बहुत पावर रहता है, बड़ा बड़ा लोन देने के लिए उसको काम होता है। एनएससी के आईपी लग देते हैं। सर ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि भारत का एक बहुत बड़ा जो है एनबीएफसी संकट से भारत जो गुजर रहा था। आपको पता होगा सर। हाँ हाँ बताओ ना, पता है। तो सर उस समय में जो है ना एक ये आया था कि एनबीएफसी सेक्टर में जो है उसको एक लिमिटेशन का जो है एक बात रखी गई थी। तो क्या ऐसा लिमिटेशन की बात सर हुई है सर? हाँ हाँ, कई सारी बातें हुई है। वो कौन सा कंपनी का नाम बताओ, नाम भूल रहे हैं, वो डूब रहा था। हाँ सर, ये भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो बड़ा रोड वगैरह था सब पे वो देता था एनबीएफसी। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबको जो है वो ये लोन लार्सन प्रोवाइड टार्बो है क्या? बड़े बड़े नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लार्सन को लोन प्रोवाइड कर रहा था, वही डूब रहा था। नहीं
वो लॉन्सर एंड टर्बो नहीं था, वो कोई और अलग नहीं नहीं, कंपनी लॉन्सर थी, टर्बो नहीं था, बड़ा नाम था वो लेकिन वो। दूसरी कंपनी। नाम बड़ा अच्छा था, पहली बार हम भी सुने थे सर, इसलिए पूछे। ऐसा हुआ था।